नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे किस तरीके से क्या कुछ कोरोना के हालात उत्तराखंड में, यह हम आपको बता देते हैं। उत्तराखंड राज्य में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 830 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 12 मरीजों की इलाज के दौरान कोरोना से मौत हो गई है। इसी बीच अब तक मिले कुल संक्रमितों का आंकड़ा 80,457 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि यहां पर उत्तराखंड में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1,332 हो गई है। बीते 24 घंटे में 513 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। इनको मिलाकर अब तक 72,489 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,742 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देहरादून जिले में सबसे ज्यादा यानी कि 273 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि अल्मोड़ा में 53, बागेश्वर में 24, चमोली में 52, चंपावत में 17, हरिद्वार में 63, नैनीताल में 105, पौड़ी में 37, पिथौरागढ़ में 61, रुद्रप्रयाग में 55, टिहरी में 44 और वहीं यूएस नगर में 37, जबकि उत्तरकाशी जिले में 10 मरीजों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। राज्य में मरीजों के संक्रमित होने की दर 5.54%, जबकि रिकवरी रेट 90.5% के आसपास पाया गया। इस बीच प्रदेश सरकार ने राज्य में संक्रमण रोकने के लिए 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं विभाग अब संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन करने में जुट गया है। तो देवभूमि उत्तराखंड में क्या कुछ है हालात और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा आंकड़ों से आपको करा रहे हैं रूबरू देवभूमि उत्तराखंड के क्या कुछ हालात। और ये ताजा आंकड़े जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कोरोना के, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो संक्रमण है देवभूमि उत्तराखंड में वो लगातार अपने पांव पसार रहा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, ये जो ताजा आंकड़े हम सामने दर्शकों के पेश कर रहे हैं, इससे साफ हो जाता है कि जो देवभूमि उत्तराखंड है यहां पर कोरोना की स्थिति लगातार और भी विकराल होती हुई नजर आ रही है। तो देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े क्या कुछ है, ताजा अपडेट आपको दिखा रहे हैं। ताजा आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना की क्या कुछ स्थिति, संक्रमण किस तरह से फैल रहा है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। 24 घंटे में 830 नए मरीज मिले हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अभी भी 5,742 एक्टिव केसेस हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के क्या कुछ आंकड़े हैं और ये ताजा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति देवभूमि उत्तराखंड की। चलिए आप रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां पर कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे मामले चिंता का सबब बन गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने का जिम्मा उठाया है, साथ ही जरूरी संसाधन अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बढ़ते कोरोना के केस परेशानी का सबब बन रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हरिद्वार से जानकारी, क्या कुछ स्थिति हरिद्वार में बनी हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हरिद्वार में कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है। इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में यहां पर शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इसके लिए सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो हरिद्वार में बढ़ते कोरोना के केस परेशानी का सबब बन रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और एक के बाद एक लगातार लोग यहां पर कोरोना से ग्रसित पाए जा रहे हैं। हरिद्वार में कोरोना वायरस के संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। वहीं इससे स्वास्थ्य विभाग की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ गई हैं।
तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कोरोना की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा आंकड़े आपके सामने, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार में किस तरह से कोरोना का जो कहर है वो देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं इससे बढ़ गई है। आपको बता दें कि लगातार लोगों में कोरोना जो है उसका संक्रमण देखा जा रहा है, और इस बीच यहाँ पर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों को, और शासन प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं कि जो संक्रमण है उसको रोका जा सके और प्रदेश की जो जनता है वो इस संक्रमण से मुक्ति पा सके। तो हरिद्वार में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और इस स्वास्थ्य विभाग की परेशानी लगातार बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी चुनौती है जो कोरोना का, जैसे बीच में तो पहले काफ़ी ज़्यादा केस आ रहे थे हरिद्वार ज़िले में, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा सैंपलिंग की। डीएम सर का भी काफ़ी अच्छा इंस्ट्रक्शन था, जो लोगों ने उसका पालन किया, और हमारी सैंपलिंग लगभग अभी 2500 से लेके 3000 तक का पर डे का हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग जैसे अभी बीच में तो पहले जितना ज़्यादा आ रहे थे तो बीच में काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन इधर थोड़ा सा बढ़ा है। जैसे पहले 18, 17, 15 इसके आसपास आ रहे थे 2000, 2500 का जांच रिपोर्ट पे, अभी उतने ही रिपोर्ट पे 50 के रेंज में आ रहे हैं, या कभी 40, कभी 35 भी आ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं थोड़ा। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं, और लोगों को यही कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क का हो गया, तो मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है कि 2 मीटर का दूरी बना के रखें, हाथ को सैनिटाइज करें, और बिना वजह का बाज़ार में या कहीं भी नहीं जाएं, और अपना भीड़ भाड़ वाले जगह से बचें। तो वही हरिद्वार यहाँ पर उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक बसों के ट्रायल को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ आपको बता दें कि देहरादून में राज्य की पहली इलेक्ट्रिक बस ट्रायल का यहाँ पर इसका ट्रायल शुरू किया गया। वहीं सीएम आवास पर ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्रायल की शुरुआत की है। इस दौरान शहर के मेयर और जिलाधिकारी भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। साथ ही मसूरी से विधायक गणेश जोशी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम रावत का कहना है कि देहरादून में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चलाई जा रही हैं। वहीं जिलाधिकारी ने दावा किया है कि यात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसें काफी आरामदायक साबित होंगी। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि आने वाले वक्त में मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी इलेक्ट्रिक बसों को चलाए जाने का प्लान बनाया जा रहा है, और 2030 तक पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को लाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, एक बार पहले भी इसका टेस्टिंग किया गया था मसूरी के लिए, और बहुत अच्छा पिकअप है। बल्कि जब मसूरी से लौटते वक्त मैं समझता हूँ कि अगर मुझे सही ध्यान है तो 5 किलोवाट के करीब वो चार्ज भी हो गई थी बैटरी स्वयं। तो एक पहाड़ों में एक प्रश्न उठाते थे लोग कि पिकअप कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन पहाड़ों के लिए भी ये बस सूटेबल है। अभी इसके चार्जिंग सेंटर की जरूरत होगी। तो भारत सरकार का प्रयास है कि हम 2030 तक पूरे देश को इलेक्ट्रिक बसों पर लाएं। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, यहाँ पर देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई, ऐसे में किस तरीके से जो वहां की जनता है उनमें उनकी प्रतिक्रिया किस तरीके से आ रही है? जी, खासा उत्साह है। इस तरीके से पॉल्यूशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इससे आम आदमी त्रस्त तो है ही। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होता है तो काफी राहत भरी। जितेंद्र, किन किन सुविधाओं से लैस है ये बस? जी, एक तो इन बसों की बात करें तो 0 क्वालिटी ये बसें हैं। दूसरी, इनमें जो बैठने का स्थान है काफी कंफर्टेबल है, और मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है जी, और काफी डिस्टेंस सीटों के बीच में है। तो आरामदायक भी ये सफर इनका आरामदायक है, अच्छी व्यवस्था इनमें दे रखी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भले ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन तो कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बोला है कि ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहली बस का संचालन हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत फिलहाल देहरादून में 30 बसें चलाई जाएंगी, और अगर इसको विस्तार दिया जाए तो मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच भी संचालन किया जाएगा। लेकिन मैदानी जिलों में तो हम मान सकते हैं कि इनका संचालन यथासंभव हो पाए, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं भी चार्जिंग पॉइंट्स की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बसों को कहीं भेजना
पड़े या उनकी सेवाएं वहां देनी पड़े तो अभी मुश्किल सा लगता है। जी। तो इसमें खासतौर पर यही देखा जा सकता है कि इंटरसिटी अगर चलाई जाए, जैसे देहरादून शहर में चलाई जाए, तो देहरादून शहर में तो इसकी व्यवस्थाएं सुचारू हो सकती हैं, लेकिन पहाड़ों के लिए अभी मेरे हिसाब से मुमकिन नहीं है कि पहाड़ों में भी ये बसें अभी चल बिल्कुल, तो पाएंगी। कई चीजें ऐसी हैं जितेंद्र जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में भूमि का विवाद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा कब्जा दिलाना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट में केस लड़ रहे मुकदमे के वारिस शिव कुमार ने बताया कि पिछले 50 सालों से चल रहे विवादित मामले में कोर्ट के फैसले उनके हमारे हक में दिए गए हैं। वहीं कुछ कब्जाधारियों ने उनकी जमीन पर अनैतिक कब्जा किया हुआ था, जिसका कोर्ट से निस्तारण हो गया है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ कोर्ट के कर्मचारियों ने मौके पर जमीन की नपाई कराकर कब्जा दिलाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई की गई। प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। 50 सालों तक चलता रहा केस, लेकिन आखिरकार अब इंसाफ मिल ही गया। चलिए अब खबर रुड़की से, जहां पर रुड़की में नगर निगम के वाहन कूड़ा उठाने से ज्यादा कूड़ा बिखेरते नजर आ रहे हैं। इस लापरवाही के चलते इलाके में रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच नगर निगम के अधिकारियों के निर्देश के बाद भी इन कर्मचारियों की हरकतों में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। वहीं इस मामले पर नगर निगम के सहायक नगर अधिकारी चंद्रकांत भट्ट का कहना है कि कूड़े के वाहन को ढक कर ही लेकर जाने का नियम है, लेकिन कभी कुछ कर्मचारी लापरवाही करते हैं, जिन पर हमारे कई तरह के जुर्माने लगाए जाते हैं। हालांकि रुड़की शहर स्वच्छता के मामले में प्रदेश के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है, लेकिन कई बार शहर को सफाई में पहला दर्जा मिला है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से जो सफाई कर्मचारी है उनके द्वारा लापरवाही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आम जनता काफी परेशान नजर आ रही है। कूड़ा बिखेरती नगर निगम की ये गाड़ियां, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो नियम बनाए गए हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नियम है कि कूड़े की इस गाड़ी में ढककर कूड़ा ले जाया जाता है, लेकिन इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये वाहन नजर आ रहे हैं। नियमों को तोड़ रहे हैं कर्मचारी, लोगों को इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो हमारे शहर में कूड़े वाहन नगर पालिका ने छोड़ रखे हैं, ये अपना कार्य जो है सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं। जो कार्य सुबह 6-7 बजे करीब होना चाहिए, वो कार्य ये 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक इनकी गाड़ी खुले में, ऊपर कोई ढका हुआ नहीं होता है, पीछे सामान सब डाल के चलते हैं, कूड़ा उठाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब ये सड़क पे चलते हैं, इनके पीछे जो यात्री होते हैं, जो अपने ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, उन सब के ऊपर कूड़ा गिरता है। अब ये जो कूड़ा है, ये कूड़ा मान लो कोई कोरोना संक्रमित है, उसके घर से भी उठ रहा है, तो ये वो उसको भी उठा के लाते हैं। अब पता नहीं कौन सा कूड़ा नीचे गिर रहा है, उस जहाँ से जहाँ तक ये जा रहे हैं वहीं पर नीचे कूड़ा गिरता जा रहा है ये। तो इस तरफ नगर पालिका, हमारा प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। जो वाहन जब डोर टू डोर कलेक्शन कर रहा है उस समय भी यथासंभव उसको ढक के रखेंगे, लेकिन क्योंकि वो इतना संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब वो एक बार कलेक्शन कर लेता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जहाँ हमारा कूड़ा निस्तारण क्षेत्र है वहाँ तक के लिए, तो जब वो हाईवे पे या रोड पे चल रहा होता है उस समय उसको ढक के जाना होता है। सर यदि नहीं जाते सर, उसमें कोई एनजीटी के कोई आदेश हो या कुछ कार्रवाई ऐसे हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से उसमें जिम्मेदारी सबकी तरह होती है, और हमने भी अपनी तरफ से बार बार इनको निर्देश भी जारी करते हैं, जितने मेरे वाहन चालक हैं, क्योंकि ज़्यादातर वाहन चालक आउटसोर्सिंग वाहन चालक हैं, तो उनके ऊपर जो पनिशमेंट हम तय करते हैं, कई बार उनकी सैलरी काटने का आदेश होते हैं या हाफ छुट्टी लगाने का आदेश होते हैं, उनको फॉलो कराया जाता है ताकि वो इसके लिए बाध्य इसको मान के चलें और हमेशा ढक के ले जाएँ। फिर भी कभी कभार कुछ शिकायतें आती है लापरवाही की, तो उस पर इस तरह की कार्रवाई हम शास्त्री पर आरोपित कर देते हैं। वहीं पौड़ी के पाबो के अंतर्गत जुतौली इलाके में बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई। जानकारी के मुताबिक एक ऑल्टो कार तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसकी वजह से हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कार ड्राइवर प्रकाश रौथाड़ की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है, साथ ही शव को कब्जे में ले लिया गया है। कार हादसे का शिकार हुई, तेज रफ्तार कार बनी काल।
चलिए अब खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर गदरपुर में एक वाहन की चपेट में आने से एक बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बाइक पर सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक केला खेड़ा इलाके के रहने वाले संजीव कुमार और संजय सैनी किसी काम से गदरपुर आए थे। गदरपुर से वापस केला खेड़ा जाते वक्त उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया और हादसे में संजीव कुमार की मौत हो गई, जबकि संजय सैनी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल को इलाज के लिए रुद्रपुर के जिला अस्पताल भेजा गया और मृतक संजीव के शव की पुलिस ने कब्जे में लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सड़क हादसे का शिकार हुए 2 लोग, बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। चलिए अब खबर जोशीमठ से, जहां पर जोशीमठ के लक्ष्मण गंगा घाटी के पुलना गांव में भालू का जबरदस्त आतंक फैला हुआ है। वहीं इसके चलते पलना गांव में लोग दिन ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं। आलम यह है कि अब भालुओं का झुंड सीधे गांव में बेखौफ होकर दस्तक देने लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भालू हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं और पुलना गांव के ही संतोष नाम के एक शख्स को भालू ने उस वक्त घायल कर दिया जब वो घर के आंगन में था। वहीं शख्स शोरगुल सुन दरवाजा खोल बाहर निकला, तभी दरवाजे के ठीक सामने घात लगाए बैठे भालू ने युवक पर हमला कर दिया। इस हमले में शख्स को भालू ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। घायल शख्स का इलाज इलाके के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस हमले के बाद अब गांव के लोगों ने वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की लाल कुआं समेत हल्दूचौड़ इलाके के आधा दर्जन गांव में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथियों ने जमकर आतंक मचाया। वहीं हाथियों के चलते किसानों की कई एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है। इसके साथ ही आए दिन जंगली हाथियों से गांव घुसने की वजह से लोगों में काफी डर का माहौल है। इस बीच गांव के लोगों ने वन विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुरक्षा और यहां पर फसल बर्बाद के मुआवजे की मांग की है। दरअसल बीते कुछ दिनों से यहाँ पर हल्दचौड़ के आधा दर्जन गांव में जंगली हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचा रखा है, जिसे यहाँ रह रहे लोग डरे सहमे से हुए हैं। वहीं गांव के लोगों के मुताबिक ज्यादातर हाथी शाम के वक्त गांव में घुसते हैं। वहीं जंगली हाथियों ने कई जगहों पर दीवारों को तोड़कर नुकसान पहुंचाया है। जी देखिए, असल में जो मेरा क्षेत्र है तराई पूर्वी केंद्र में आता है। दुमका बंगर बच्ची धर्मा ग्राम सभा है। लगातार पिछले 2 वर्षों से सभी काश्तकार त्रस्त हैं और आज स्थिति ये बन गई है कि लोग चाह रहे हैं कि या तो हमें यहाँ से उठा करके हमारा पलायन करा दिया जाए या फिर हमें एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे कि हाथी से हम सुरक्षित रह सकें और हमारी जो खेती बाड़ी है वो भी सुरक्षित रह सके। जिसमें मुझे लगता है कि फेंसिंग जो कंटेलिंग फेंसिंग शायद कहते हैं वो बहुत, हाँ, सोलर फेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी और उसी से हाथी रुक पाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में हो रहे पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद तराई के इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। आलम यह है कि पिछले 2 दिनों से तराई के इलाकों में कोहरा काफी ज्यादा हो रहा है। इस बीच उधम सिंह नगर जिले के क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगी है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन नगर निगम रुद्रपुर अपने खोखले दावे पेश कर रहा है। वहीं कोहरे के चलते सड़कों पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहाँ पर विजिबिलिटी कम होने के चलते दिन में भी वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। इसके अलावा कोहरे के चलते हवाई सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। जरूरत से ज्यादा कोहरे के चलते पंतनगर एयरपोर्ट में विजिबिलिटी न होने से देहरादून पंतनगर फ्लाइट को भी रद्द करना पड़ रहा है। इसके अलावा रुद्रपुर शहर में बढ़ती ठंड से बस अड्डे, ऑटो स्टैंड में भी राहगीर ठंड से ठिठुरते हुए नजर आए।
नगर निगम द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शीतकाल के बचाव के लिए हम लोग इसमें एडवाइजरी भी जारी होती है शासन की ओर से। उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि अपने घरों में रहें, जब हो रहा है तो बाहर ना निकलें। इसके अतिरिक्त जिन राहगीरों को किसी कारणवश निकलना पड़ता है तो शहर में विभिन्न स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है और कंबल बांटने की व्यवस्था की जाती है। और जैसे रैन बसेरा है वो हमारे अतिक्रमण की जद में था तो वो टूट गया था, उसके विकल्प के रूप में हमारा दूसरा रैन बसेरा लगभग 14 बिस्तरों का तैयार कर दिया गया है। तो अगर किसी राहगीर को कोई दिक्कत है तो वो रैन बसेरे में रात को अपनी रात्रि निवास कर सकता है। चलिए अब खबर रुड़की से, जहां पर रुड़की जिले के खानपुर रेंज में आने वाले गांव के जंगलों में 4 बारहसिंगों के शव मिले हैं। वहीं इस बार खबर मिलने से आपको बता दें कि जो वन विभाग है उसमें हड़कंप मच गया है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू की। सवाल ये उठता है कि एक ही जगह पर 4 बारहसिंगों की मौत एक साथ कैसे हो गई। वहीं इस घटना से वन विभाग के कर्मचारियों पर सवालिया निशान भी खड़े हो गए हैं। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारहसिंग करंट लगने की वजह से मरे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पेड़ों में करंट आ रहा है तो उनकी शाखाओं को काटा क्यों नहीं गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि किसान अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बिजली के तार लगा देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इस मामले में पिछले दिन कई किसानों पर वन विभाग ने जुर्माना भी लगाया था, जिससे बचने के लिए लोगों ने अब खेतों से दूर जंगलों में ही बिजली के तार लगाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इस मामले में वन विभाग तमाम अलग अलग एंगल से जांच कर रहा है। स्टाफ की रूटीन गश्त में देखा स्टाफ ने, अब इस पर पोस्टमार्टम हो रहा है। डॉक्टर साहब मौके पर आए हुए हैं, वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अब पीएम रिपोर्ट के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है कि मौत का कारण क्या है। बाकी जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। वहीं रुड़की के जबरेड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरों का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने वाहनों की चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए चोरों के पास से 15 बाइक बरामद हुई है और पुलिस के मुताबिक बीती 8 दिसंबर को पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी होने की एक वारदात की खबर मिली, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की है। आखिरकार उनको पकड़ने में कामयाबी पुलिस को हासिल हुई। वादी श्री जुबैर पुत्र जुल्फिकार द्वारा सूचना दी गई कि उनका बाइक एक बजाज प्लैटिना चोरी होगी करके तत्काल रूप से टीम गठित करके हमने कार्रवाई किया है। इसमें हमें बहुत अच्छा सफलता मिली। इसमें 15 बाइक हमने बरामद करी है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मास्टरमाइंड है मुकेश बिजनौर, जनपद बिजनौर का रहने वाले हैं। ये और इनका साथी अरविंद मिलके जो है बाइक का चोरी करते हैं और ये लक्सर का निवासी है लोकेश और सोनू, इनका माध्यम से जो है इस बाइकों को आगे भेज देते हैं। कहाँ पे चोरी करते थे, कहाँ भेज रहे हो? जबरेड़ा का भी है, रुड़की का भी है, हमारा रानीपुर सिडकुल सभी क्षेत्र का है। अभी 15 बैंकों को मिलान का कार्रवाई प्रचलित है। अभी 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से उन्होंने ये किया। गाँव के अंदर ही भेज देते हैं। गाँव के अंदर 2 दिन का किराया सस्ता रेट में जो है उसको भेज देते हैं। वो विवेचना के संबंधित है, उसी बारे में कोई। तो रुड़की के जबरेड़ा थाना के खजूरी गांव में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस बीच दोनों पक्षों में खून, लाठी और आपको बता दें कि खूब डंडे चले। वहीं इस झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज फिलहाल सिविल अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कितनी बुरी तरीके से लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस के सामने अपनी अपनी बात रखी है। पुलिस वीडियो के आधार पर भी लोगों को चिन्हित कर रही है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार आप देखिए किस तरीके से 2 पक्ष आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 परिवारों के मध्य किसी बात को लेकर के आपस में मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक पक्ष को चूंकि गंभीर चोट लगी थी और उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से एक व्यक्ति दिलसाद की अरेस्टिंग की गई है। बाकी और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द ही अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। क्या मामला रहता मारपीट करने का, क्या ये आपसी विवाद था इनके दोनों परिवारों के बीच में। उसी विवाद को लेकर के ये अचानक विवाद बढ़ा और बढ़ने के बाद फिर इन दोनों में मारपीट हुई। तो बीते रविवार को जोशीमठ में पकड़े गए नेपाली वन्यजीव तस्करों की निशानदेही के बाद प्रशासन एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। वहीं इलाके में 15 सदस्यीय टीम ने
लाता खर्क से आगे पार्क बफर जोन में छापा मारकर 5 घुसपैठिए वन्यजीव तस्कर पकड़े हैं। आपको बता दें कि पकड़े गए सभी आरोपी नेपाल के रहने वाले हैं। वन्यजीव तस्करों से इस बार 2 कस्तूरी ग्रंथी, 2 दुर्लभ कस्तूरी मृगखाल, 2 पैर के साथ करीब 50 फंदे बरामद हुए हैं। इस बीच बीते 1 हफ्ते में नंदा देवी नेशनल पार्क के बफर जोन में 10 वन्यजीव तस्कर पकड़े जा चुके हैं। चलिए फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही।